हेलो एवरीवन, आई एम जॉय। वेलकम टू जेके एफएक्स। ये वाला वीडियो मेरा डे ट्रेडिंग मॉडल के ऊपर है, जो मॉडल मैं ऑन एंड डेली बेसिस फॉलो करता हूँ। और वो ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना मॉडल को रिकॉर्ड कर सकूँ और इन फ्यूचर इसका परफॉर्मेंस मैं डेली बेसिस में ट्रैक कर सकूँ। बेसिकली जर्नल टाइप का वीडियो है मेरा। तो देखते हैं। तो ये बेसिकली मैंने बनाया है पूरा मॉडल, and thanks to T Trades and GXT Trades for this knowledge। ये वाला वीडियो मैं फ्री में भी इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन बेसिकली फ्री होना चाहिए सबके लिए। मेनली मैटर करता है अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो इस सेटअप के ऊपर आप खुद बनाओगे या मैं खुद बनाऊंगा इन फ्यूचर। तो ये वाला नोट है, ये सारे लेक्चर्स का हैंड रिटन नोट्स है। और मैं शॉर्ट में मॉडल को डिस्कस कर लेता हूँ। तो ठीक है। तो यूनिवर्सल मॉडल्स बेसिकली द फर्स्ट है द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में हम क्या फॉलो करते हैं? फ्रेमवर्क मतलब कोई भी अगर हमें लेट्स से एक जगह में ए पॉइंट से एक- हमें एक जगह में ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाना है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है। ए पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बी पॉइंट है हमारा टारगेट, हमारा डेस्टिनेशन। तो इसको बोलते हैं कि ये फ्रेमवर्क को इसको बोलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है और हमारा टारगेट कहाँ पे है। बेसिकली वो डीओएल जिसको बोलते हैं, टारगेट पॉइंट कहाँ पे है। तो ये वाला द दिस इज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में हम क्या फॉलो करता मैं फ्रेमवर्क में बेसिकली मैं फ्रेमवर्क में तीन टाइप का फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ। एक है आईआरएल टू ईआरएल। आपको होपफुली सबको पता होगा कि आईआरएल क्या होता है, ईआरएल क्या होता है। आईआरएल बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। लेट्स से एक लेग है, एक बुलिश लेग है। तो ये वाला जब रिट्रेस करता है प्राइस या रिवर्स करता है, तो ये वाला हमारा एक्सटर्नल हो जाता है। और बीच का फेयर वैल्यू गैप हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, ये वाला हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाता है। तो प्राइस एक एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट को मूव करता है। तो इसी को ही बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो तीन टाइप का है फ्रेमवर्क हमारा। internal to external, external to internal. Another one is manipulation ranges. Basically, this is for the sideways market. तो इंटरनल टू एक्सटर्नल में हम फेयर वैल्यू गैप से स्विंग पॉइंट हाई या लो को देख रहे हैं टारगेट के लिए। और हमेशा हमें ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम इंटरनल टू एक्सटर्नल, हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन मूव इज इक्वल्स टू लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल मूव। हम देखेंगे इसको बाद में। तो ये फ्रेमवर्क है, तीन टाइप का फ्रेमवर्क। एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, और मैनिपुलेशन रेंजेस। देन आता है स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट में कुछ स्विंग पॉइंट है, जैसे मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करने के लिए वो स्विंग पॉइंट बनाएगा। बिना स्विंग पॉइंट में मार्केट मूव नहीं कर सकता किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को। तो ये स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ C2 क्लोजर, C3 क्लोजर एंड C2 इनटू एक्सपेंशन। इसको देखते हैं। बेसिकली व्हेन ए कैंडल क्लोजेस एबव द प्रीवियस कैंडल लो, तो इसको स्विंग पॉइंट बोलते हैं। ये वाला C2 बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट कैंडल है और सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो ये वाला C2 कैंडल क्लोजर इसको बोलते हैं। क्लोज होने के बाद जो फॉर्म होता है इसको C2 कैंडल क्लोजर बोलते हैं। फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि C2 क्लोजर हुआ है तो C3 एक्सपेंड करेगा। तो C3 एक्सपेंड करता है और इस फिर C4 उसको कंटिन्यू करेगा। बेसिकली हम सी टू क्लोज हो स्विंग पॉइंट कंफर्म होने के बाद हम C3 को ट्रेड करना चाहते हैं एंड C4 को कंटिन्यूशन में ट्रेड करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप का स्विंग पॉइंट है C2 क्लोजर। सेकेंड टाइम का स्विंग पॉइंट है C3 क्लोजर। लेट्स से सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल लो के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर हम स्विंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? फिर हम देखेंगे कि उसके नेक्स्ट कैंडल उस सेकेंड कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज है। यही ओपन ओपन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम उसको C3 कैंडल क्लोजर उसको मानेंगे। फिर हम C4 को ट्रेड करना पसंद करेंगे। और है C2 रिवर्सल इनटू एक्सपांशन। ये सिमिलर टू C2 क्लोजर है, बट ये ओनली डिफरेंस है इसका वीक साइज। ये वीक साइज स्मॉल है। सबको शायद पता होगा कि स्मॉल वीक ऑलवेज सपोर्ट्स एक्सपांशन। कोई भी अगर कैंडल में बहुत बड़ा वीक हो जाता है तो वो कंटिन्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है, फिर वो प्राइस ट्राई करेगा कि वो बड़ा वाला वीक को फेड कर जाए। उसके इनवैलिडेशन भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम तीन टाइप का C2 क्लोजर देखते हैं। एक है C2 क्लोजर, ये नॉर्मल टाइप का C2 क्लोजर है, और C3 और C4 को ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे C3 क्लोजर के बाद स्विंग पॉइंट कंफर्म होता है, हम C4 को ट्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पे C2 रिवर्सल इनटू एक्सपेंशन, इसमें हम C2 को अगर वीक स्मॉल बनता है और ये एक रिलीवेंट लेवल से मार्केट फिर कैंडल ऊपर जाना ट्राई करता है तो हम C2 को ट्रेड करना चाहते हैं। फिर C2 के बाद C3 को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वाला स्विंग पॉइंट है। फिर है इनवैलिडेशन लेवल। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। फिर फ्रेमवर्क के बाद हमें एक स्विंग पॉइंट चाहिए। स्विंग से ही तो रिवर्सल या कंटिन्यूशन शुरू होगा। तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इनवैलिडेट कहाँ पे होगा, वो स्विंग पॉइंट कब इनवैलिडेट होता है। तो इनवैलिडेशन के लिए हम जब C2 कैंडल क्लोज होता है, जहाँ पे C2 क्लोजर कंडीशन के लिए उसका वीक थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसी वीक का हम ये देखते हैं कि वीक का 50% के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। वीक के 50% के नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो मार्केट में थोड़ा वीकनेस ज़्यादा आ गया है, मे भी सस्टेन ना कर सके। बट देर आर सम कंडीशंस, हम थोड़ा सा भी अगर वीक नीचे चला जाता है तो हम फिर भी ट्रेड लेते हैं। वो हम एग्जांपल देखने के टाइम भी देखेंगे। तो हमारे इनवैलिडेशन लेवल वीक का 50% के नीचे है। 50% हम ये चाहेंगे कि जब C2 कैंडल क्लोजर के बाद C3 कैंडल को हम जब ट्रेड करने आए तो C3 कैंडल का लो ज़्यादा बड़ा ना बने, छोटा लो बने, ताकि छोटा लो एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, कंटिन्यूशन को सपोर्ट करता है। और वो कैंडल का लो C2 कैंडल के वीक के ऊपर पार्ट 50% का ऊपर पार्ट में बने। फिर उसी में लाली C3 को जब हम C4 ट्रेड करने आएंगे तो वो भी C3 कैंडल का बॉडी का, सॉरी नॉट बॉडी, फुल रेंज, C3 कैंडल फुल रेंज का 50% के ऊपर बनना चाहिए। C3 कैंडल 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आता है तो फिर मार्केट थोड़ा वीकनेस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एक कंफ्यूजन आ सकता है कि हम C3 में ड्रॉ कर रहे हैं बॉडी से पूरा रेंज को ले रहे हैं, और C2 में हम वीक को ले रहे हैं। बट वीक को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि वीक बड़ा है, तो यहाँ पे बॉडी को लेने का कुछ फायदा नहीं है, और पूरा कैंडल लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम वीक को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वीक जब बड़ा रहता है तो हम वीक को कंसिडर करते हैं, जब बॉडी और वीक छोटा रह के बॉडी बड़ा रहता है तो हम पूरा कैंडल को कंसिडर करते हैं। तो ये इनवैलिडेशन लेवल है। नाउ फ्रेमवर्क कंफर्मेशन। हमें फ्रेमवर्क पता चल गया। हमें स्विंग पॉइंट, ट्रेड शुरू होने से पहले हमें स्विंग पॉइंट की जरूरत होता है, तो स्विंग पॉइंट पता चल गया। फिर हमें थर्ड इनवैलिडेशन लेवल पता चल गया कि कहाँ किसके नीचे हम थोड़ा कॉशियस रह जाना है। तो फिर हम देखते हैं कि हम फ्रेमवर्क कंटिन्यू कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे अ, हमारा फ्रेमवर्क में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो भी फेयर वैल्यू गैप है, फिर एक्सटर्नल रेंज यहाँ पे पहुंचता है। तो हम ये हमेशा देखेंगे, हमें कोई भी स्विंग पॉइंट ओनली स्विंग पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। हमारा स्विंग पॉइंट के लिए हमारा की लेवल होना चाहिए। की लेवल का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे जैसे इंटरनल में हम फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, इसको हम की लेवल बोलते हैं।
बिना की लेवल का स्विंग पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्विंग पॉइंट किसी भी जगह पे फॉर्म हो सकता है। बस इसलिए हम की पॉइंट में देखते हैं कि स्विंग बने। तो यहाँ पे इंटरनल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे C3 क्लोजर वाला फॉर्मेट है। C2 आया, टैप किया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को, फिर C3 क्लोज दिया C2 कैंडल के क्लोज के ऊपर। फिर हम ये देखेंगे कि C3 कैंडल में 50% बॉडी का रेंज का 50% ऊपर से प्राइस 50% ऊपर से प्राइस कंटिन्यू करे। हम C4 को जब ट्रेड करना चाहेंगे तो ये हम नहीं करेंगे, कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस C3 का 50% के नीचे आ जाए। सिमिलरली जब हम एक्सटर्नल टू इंटरनल ट्रेड करेंगे, उसी तरह भी जैसे यहाँ पे C2 क्लोजर बना है और हम ये देख रहे हैं कि C2 क्लोजर वीक के ऊपर ना, वीक का 50% के ऊपर ना जाए प्राइस। सिमिलरली हमारा रेंज सिनेरियो में उसी तरह C2 कैंडल जब क्लोज होता है यहाँ पे C2 क्लोजर में, तो हम ये देखेंगे कि बॉडी के 50% को वो नीचे ना जाए प्राइस। तो बेसिकली सिमिलर चीज है ये, तो इसको कोलैब करके यहाँ पे बनाया गया है। इनवैलिडेशन स्विंग एक फ्रेमवर्क, इंटरनल टू एक्सटर्नल इनवैलिडेशन लेवल, सॉरी सेकंड फर्स्ट है फ्रेमवर्क इंटरनल टू एक्सटर्नल, सेकंड है स्विंग पॉइंट जो कि C3 क्लोजर, फिर थर्ड है इनवैलिडेशन लेवल बॉडी रेंज का 50%। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे देन आता है रिफाइनमेंट्स। हम जब हायर टाइम फ्रेम प्राइस जब एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल में सी स्विंग पॉइंट बनाता है, फिर हम लोअर मीडियम टाइम फ्रेम को जाता है, वहां पे हम स्विंग पॉइंट को कंफर्म करता है। लेट्स से डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये। प्राइस जब डेली का कैंडल जब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे C2 कैंडल, हमारा इंटरनल रेंज तो हो गया, हम यहाँ से C2 कैंडल लेट्स से C2 क्लोजर देता है यहाँ पे, तो हमें नेक्स्ट डे आके C3 को ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे इनवैलिडेशन को कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम की लेवल रिफाइनमेंट फेयर वैल्यू गैप देखेंगे हमारा मीडियम टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पे जैसे हमारा रेंज है, यहाँ पे वीक का 50% देख रहे थे, अगर C3 को देखें तो बॉडी का 50% देख रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे बॉडी का 50% के अंदर हम ये चाहते हैं कि प्राइस बॉडी का 50% से नीचे ना आके यहाँ पे वीक देके प्राइस कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसी वीक का लो या बॉडी का 50% के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में, नॉट एक पूरा लोअर टाइम फ्रेम, हम देख रहे हैं थोड़ा मीडियम टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप हो और प्राइस वहां से रिएक्ट करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें, हम क्या टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। यहाँ पे जैसे वीकली हमारा हायर टाइम फ्रेम है, हमारा फ्रेमवर्क हम वीकली में देख रहे हैं, तो हम वीकली में इंटरनल टू एक्सटर्नल फॉलो कर रहे हैं। तो हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे डेली में जाके, वीकली का 50% रेंज का 50% मार्क करेंगे इनवैलिडेशन लेवल, और उसके अंदर जाके डेली में फेयर वैल्यू गैप देखेंगे कि, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी फेयर वैल्यू गैप से प्राइस आके कंटिन्यू करे, रिवर्स इन लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्स करके हायर टाइम फ्रेम में कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे उसी को शो किया गया है, और ये वाला टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली हमारा फ्रेमवर्क है, तो हम डेली में जाके देखेंगे, डेली वीकली फ्रेमवर्क है तो वीकली का रेंज देखेंगे, फिर डेली में जाके उसको रिफाइन करेंगे फेयर वैल्यू गैप देख के बॉडी का 50% के ऊपर। और डेली का फ्रेमवर्क है तो 4 आवर में जाके हम देखेंगे, और 4 आवर का फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क है तो
आवरली और या 30 मिनट में जाके देखेंगे, फिर आवरली और 30 मिनट का अगर फ्रेमवर्क है तो 5 मिनट या 3 मिनट में जाके एंट्री लेंगे। तो इसको शो किया गया है। हमारा यह है स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट के ऊपर हम बॉडी को मार्क किए, फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉडी, ये वाला हमारा डेली, लेट्स से ये वाला वीकली है, तो ये वाला डेली टाइम फ्रेम में हमारा 50% के ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस आए, उसी फेयर वैल्यू गैप में एक स्विंग पॉइंट बनाए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें प्राइस, और हम इसको ट्रेड करने के लिए देखेंगे। यहाँ पे जैसे प्राइस आया, स्विंग पॉइंट बनाया सी पे, फिर C3 को बनाया, हम C3 को ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर C4 को कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, रिफाइनमेंट, अलाइन फ्रेमवर्क, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन के लिए हम क्या देखेंगे? तो बेसिकली ये यूनिवर्सल मॉडल हम इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वाला मॉडल हम हर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में पहले यूज करेंगे, फिर इसको जाके लोअर टाइम फ्रेम में भी सिमिलर मॉडल को यूज करेंगे। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल मॉडल बोला जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए यहाँ पे जैसे हाई टाइम स्विंग पॉइंट, पहले स्विंग पॉइंट बना प्राइस, इसको ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे पहले प्राइस स्विंग पॉइंट बनाया, स्विंग पॉइंट बनाने के बाद C2 क्लोजर दिया, तो हम इसी कैंडल को ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। तो फिर इसका बॉडी का रेंज मार्क करेंगे, फिर बॉडी का रेंज वो रेंज से सिमिलर जो रिफाइनमेंट में पड़े कि बॉडी का 50% के ऊपर वन टाइम फ्रेम लोअर में जाके हम उसका फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज देखेंगे। हम जैसे हायर टाइम फ्रेम में देखता हूँ इंटरनल टू एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पे ये लेट्स से वीकली टाइम फ्रेम है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में इंटरनल टू एक्सटर्नल देख रहा हूँ। तो सिमिलर चीज मैं डेली में भी फॉलो कर रहा हूँ। डेली में भी यहाँ पे यहाँ पे इंटरनल टू एक्सटर्नल होगा। सिमिलरली मैं डेली में भी जाके इंटरनल टाइम फ्रेम से तो एक्सटर्नल टाइम फ्रेम को और देख रहा हूँ, ये डेली के अंदर ये वाला, ये तो हमारा टारगेट है। ये टारगेट वो नहीं है, वो ये वाला टारगेट ऊपर है कहीं पे, बट हम डेली के अंदर भी उसको हम फॉलो कर रहे हैं सिमिलर मॉडल को। तो ये है कि टाइम हमारा अलाइन करके हायर टाइम फ्रेम को अनफ्रेम लोअर में जाके हम सिमिलर मॉडल को अप्लाई करते हैं। सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ, और देखें तो to close the renal expansion point, key level refinement. So we are picking the close parallel gap to open pipe because we don't want large wick. We don't want large wick आज it will not support expansion। जैसे कि मैं बोला, लार्ज विक कभी भी एक्सपांशन या कंटिन्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते, तो हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है कि लार्ज दे रहा है तो केयरफुल रहना है हमें बेसिकली। यहाँ पे ये है कि we would that would be protraction phase of the candle that will form the wick। मतलब हम ये जैसे यहाँ पे हम अभी देख रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि प्राइस जब रिट्रेस करके आए और डेली के जैसे ये वाला हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये वाला हायर टाइम फ्रेम है और ये वाला मीडियम टाइम फ्रेम है, वन टाइम फ्रेम नीचे का प्राइस है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो प्रोट्रैक्शन फेज, इसको प्रोट्रैक्शन फेज बोलते हैं, जब रिट्रेसमेंट में जो वीक बनाता है तो इसको प्रोट्रैक्शन फेज बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रोट्रैक्शन फेज वन टाइम फ्रेम लोअर का फेयर वैल्यू गैप से जो कि 50% के ऊपर प्रेजेंट हो, उस वहां पे प्रोट्रैक्शन फेज एंड हो, फिर मार्केट कंटिन्यू करे उसका ओरिजिनल डायरेक्शन में। तो वो चीज लिखा है वहां पे, ठीक है।
फिर देखते हैं सीक्वेंसेस। हमें दो तरीके का ट्रेड हम करते हैं, एक तो हम कंटिन्यूएशन को फॉलो करते हैं, नहीं तो हम रिवर्सल को फॉलो करते हैं। रिवर्सल बेसिकली एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है हायर टाइम फ्रेम में, और कंटिन्यूएशन में इंटरनल टू एक्सटर्नल होता है। और हमेशा एक लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल हमेशा हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हायर टाइम फ्रेम का कंटिन्यूएशन मूव होता है। जैसे लेट्स से हायर टाइम फ्रेम में हम, जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। बट लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसके नीचे जाएंगे, लेट्स से ये वाला वीकली है, ये वाला डेली है। लेट्स से ये वाला जब डेली बन रहा होगा, फिर डेली के नीचे हम क्या जाएंगे, एक्सपोर जाएंगे, 4 आवर को जाएंगे। तो 4 आवर में ये क्या होगा, रिवर्सल ही तो होगा। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू, यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है प्राइस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सी टू क्लोजर, यहाँ पे रिवर्सल दे रहा है प्राइस। तो हम, ये है कि हम लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देखते हैं ताकि हायर टाइम फ्रेम में कंटिन्यू हो। फिर कंटिन्यूएशन में तो बेसिकली कंटिन्यूएशन देखते ही हैं। द न्यू फेज ऑफ प्राइस होता है, हाँ। ये है जैसे ये वाला यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या देखता हूँ कि लेट्स, जब भी हायर टाइम फ्रेम में इंटरनल टू एक्सटर्नल हम जब फॉलो कर रहे हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी तो यहाँ पे जैसे स्विंग्स थे। लोअर टाइम फ्रेम में उसका अपना ईआरएल होता है। तो अपना ईआरएल को जब टैप करता है, और प्राइस, फेज ऑफ प्राइस के ऊपर और एक मेरा अंडरस्टैंडिंग का वीडियो बनाऊंगा, मैं क्या अंडरस्टैंड किया हूँ उसके ऊपर फेज ऑफ प्राइस में। यहाँ पे अगर शॉर्ट में बताओ, हम क्या चाहते हैं कि हमारा नॉर्मली एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन आता है। कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद कभी रिवर्सल नहीं आता। कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आता है। कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आता है, फिर एक्सपेंशन कंटिन्यू होता है। अगर रिवर्सल होना होगा, फिर कंसोलिडेशन के बाद मैनिपुलेशन आएगा, फिर रिवर्सल होगा। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी डायरेक्ट रिवर्सल नहीं होता, वो रिट्रेसमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन हो, रिट्रेसमेंट हो, फिर कंटिन्यू हो। तो जब भी हम, क्या हो गया, ये क्यों नहीं हट रहा, ओके। जब भी हम हायर टाइम फ्रेम में इंटरनल टू एक्सटर्नल जाते हैं और मीडियम टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो मीडियम टाइम फ्रेम में जब भी ईआरएल कोई भी हिट होता है, तो हम वहां से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर एक रिट्रेसमेंट दे। और वो रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप तक है, जैसे यहाँ पे प्राइस देगा, यहाँ रिट्रेसमेंट देगा, फेयर वैल्यू गैप तक देगा। फिर यहाँ पे हम सी टू क्लोजर देखें, यूनिवर्सल मॉडल देखेंगे, ताकि हायर टाइम फ्रेम को लिक्विडिटी को टारगेट कर पाए। तो ये है। रिवर्स सोच रहा कंटिन्यूएशन सीक्वेंस। कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट, न्यू फेज ऑफ, कोई भी अगर इंटरनल ईआरएल हिट होने के बाद न्यू फेज ऑफ प्राइस क्रिएट होता है, जो कि रिट्रेसमेंट होता है। और फिर यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से फिर से सी टू देखे, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्स होता है ये। लोअर टाइम फ्रेम में तो रिवर्सल आया ना ये। फिर हम कंटिन्यू करेंगे थ्री और फोर्थ कैंडल में। चलो, देन हम एक टाइम फैक्टर ऐड करते हैं, हाँ, एडिंग ए टाइम एलिमेंट। अब क्या हुआ, हमें फ्रेमवर्क पता चल गया, स्विंग पॉइंट की जरूरत है वो पता चला, इनवैलिडेशन लेवल पता चल गया। फिर हम ये देखे कि उसको इनवैलिडेशन लेवल को हम रिफाइन किए कि हम, हमें कहाँ से ट्रेड देखना है, 50% लेवल वो वाला रिफाइन हुआ।
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं या रिवर्सल देख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल होता है, हाई टाइम फ्रेम का कंटिन्यूएशन है। तो हम हमेशा हाई टाइम फ्रेम की तरफ ही देख रहे हैं ये। और फेजर प्राइस पे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी ईआरएल हिट होता है तो प्राइस कंसोलिडेट करेगा, फिर रिट्रेसमेंट देगा, फिर से हम रिट्रेसमेंट से भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे रिट्रेसमेंट एक इंटरनल लोअर टाइम फ्रेम के इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक आए, फिर वहां से कंटिन्यू करे प्राइस। देन हम टाइम एलिमेंट ऐड करते हैं, उसी को थोड़ा देखते हैं कि इन्हें वीक वो क्या क्या होता है, इन्हें वीक के अंदर क्या होता है बेसिकली। तो वीकली प्रोफाइल में लेट्स से ये वाला वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम है तो हमारा वीकली में हम बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से वीकली में मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मतलब क्या, मतलब वीकली का आईआरएल में है प्राइस, और मैं ईआरएल को टारगेट करना चाहता हूँ। मतलब बुलिश प्राइस एक्शन, बुलिश की तरफ वीकली में मैं बुलिश ट्राई करना चाहता हूँ, बुलिश को देख रहा हूँ, मेरा बायस बुलिश है। तो उसके हिसाब से मैं क्या देखना पसंद करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको पता, और एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ थ्री का, एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ थ्री में क्या होता है। हमारा कोई भी एक्सपेंशन होने से पहले मैनिपुलेशन आता है, मतलब कंसोलिडेट होता है प्राइस, फिर वो मैनिपुलेट करता है, फिर वो एक्सपैंड करता है। ये पावर ऑफ थ्री है। हालांकि ये फेज ऑफ प्राइस पावर ऑफ थ्री सिमिलर कंसेप्ट है। फेज ऑफ प्राइस में भी हम ये बोलते हैं कंसोलिडेट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आता है और फिर एक्सपैंड करता है, ठीक है। मैनिपुलेट होने के बाद एक्सपैंड करता है, डायरेक्ट रिवर्स नहीं हो जाता। तो ये वाला चीज यहाँ पे ऐसा है कि लेट्स से हम वीकली का कैंडल को, हम एक वीकली कैंडल को फॉर्म होने के लिए, बुलिश कैंडल हमारा बायस है वीकली में, तो हम ये देखेंगे कि पहले वीकली का वीक फॉर्म हो। और वो वीक कहाँ से हम देखते हैं, अगर याद होगा तो हम ये देखते हैं कि बॉडी का रेंज का 50% हमारे इनवैलिडेशन लेवल से वीक आए, फिर वहां से प्रोटेक्शन टेस्ट कंप्लीट होके प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। तो ये वाला जो वीक फॉर्म होता है, ये वाला वीक अगर हम वीक के अंदर देखें तो मंडे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे को प्राइस अगर बुलिश बनाना है तो शुरू शुरू में ही वो वीक बना दे। शुरू शुरू में वीक बनाएगा तो फिर रेस्ट ऑफ द वीक को कंटिन्यू करेगा। तो मंडे हमारा बेयरिश आए, फिर इंटरनल आईआरएल को टैप करे, फिर सी टू क्लोजर कैंडल बनाए ट्यूसडे। फिर हम ये कर रहे हैं कि सी टू क्लोजर कैंडल का 50 इनवैलिडेशन लेवल से हम फिर कंटिन्यू करें C3, देन C4। तो ये है हमारा वीकली प्रोफाइल बेसिकली, क्योंकि इसका हम टाइम को हम ऐड कर रहे हैं कि कौन से टाइम में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से वीकली हम बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईआरएल टू आईआरएल, और मार्केट वीक बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट ऊपर जा सकता है। बट तुम्हें हमें ये मुझे ये देखना पड़ेगा कि प्राइस फ्राइडे, लास्ट वीक फ्राइडे को तो वो इंटरनल से तो रिएक्ट करना शुरू नहीं कर दिया, फ्राइडे को तो वो सी टू क्लोजर नहीं बना दिया। तो ये वाला छोटे छोटे चीज, ये थोड़ा छोटे छोटे एडवांस चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस से आ जाते हैं, प्रैक्टिस से। लेट्स से क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि लेट्स से वीकली का एक इंटरनल लेवल है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में फ्राइडे को, लास्ट वीक फ्राइडे को तो सी टू क्लोजर दे दिया। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि मंडे बियरिश कैंडल बनाया ही बनाए। ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वाला फ्राइडे का C2 कैंडल का 50% मैं मार्क करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मंडे का कैंडल थोड़ा सा वीक बना के फिर वो एक्सपैंड कर जाए ऊपर। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मंडे को बियरिश कैंडल, ये तो टेक्स्ट बुक सिनेरियो है। तो हाँ, सिमिलरली हम वीकली का हम क्या कर रहे हैं कि डेली के बाद फिर हम देख रहे हैं ये वाला C2 क्लोजर देख रहे हैं। C2 क्लोजर के बाद फिर 4 आवर में जाके
4 आवर में जाके फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, ये वाला 50% के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप है, 50% के अंदर वाला वो देखेंगे। फिर हम डेली प्रोफाइल को जाएंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे कि टाइम के हिसाब से 4 आवर कैंडल के हिसाब से देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है। तो फिर तब आता है फिर डेली प्रोफाइलिंग। हम वीकली प्रोफाइल से वीकली प्रोफाइल में हम डेली टाइम फ्रेम में गए, C2 क्लोजर देखे, फिर इन्वर्जन लेवल ड्रॉ किए, फिर हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि डेली प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे। तो डेली प्रोफाइल में क्या क्या देख रहे हैं कि 1800 कैंडल बेरिस बना है। ये टेक्स्ट बुक सिनेरियो है। 1800 कैंडल बेरिस बना है, 2200 कैंडल बेरिस बना है, टू 2 AM वाला कैंडल सी टू क्लोजर दिया 2 AM में, तो फिर 6 AM वाला कैंडल कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो हम इसको क्या बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर हम सेशन को थोड़ा ऐड करें तो हम देखते हैं कि एशिया में हम ये देखते हैं कि एशिया कंसोलिडेट करे, फिर हम देखते हैं कि लंदन मैनिपुलेट करे, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन दे। लंदन का कैंडल 2 बजे लंदन टाइम फ्रेम होता है। लंदन किल जोन में हमें ना, किल जोन लंदन सेशन में हम C2 कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि C2 क्लोजर दो, फिर हम न्यूयॉर्क में कंटिन्यूएशन देखें। तो ये है, एशिया में कंसोलिडेशन देखें, लंदन में मैनिपुलेशन देखें। फिर जैसे यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि 1 आवर 30 मिनट है, क्यों है? सिमिलर सिमिलर यूनिवर्सल सब फ्रैक्टल है, यूनिवर्सल मॉडल है। हम वीकली में देखें ERL टू IRL जा रहा है, वीकली के प्रोफाइल के अंदर वीकली में जब ERL को टैप किया, हम डेली में जाके स्विंग पॉइंट देखे। डेली का स्विंग पॉइंट देखने के बाद, डेली का स्विंग पॉइंट बेसिकली क्या है? वीकली का लो कंफर्म करता है, करेक्ट। वीकली इंटरनल वीकली फेयर वैल्यू गैप से, वीकली का फेयर वैल्यू गैप से जब डेली का C2 क्लोजर देगा, डेली में जब C2 क्लोजर देगा तो ये वीकली का लो को कंफर्म करेगा, करेक्ट। वीकली का लो को कंफर्म करेगा। और हम डेली डेली में जाके फिर इनवैलिडेशन लेवल ड्रॉ करने के बाद हम फिर 4 आवर में गए। 4 आवर में हम जाके सिमिलर चीज को अप्लाई किए। 4 आवर में देख रहे हैं कि इंटरनल बन रहा है, फिर इंटरनल को आया प्राइस, फिर यहाँ पे C2 क्लोजर दिया। 4 आवर में जब C2 क्लोजर देगा, हमें फिर क्या कर रहे हैं कि 4 आवर C2 क्लोजर में जाके रेंजेस मार्क कर रहे हैं, इनवैलिडेशन लेवल। फिर सेम इनवैलिडेशन लेवल को हम जाके 1 आवर 30 मिनट में देख रहे हैं, ये वाला इनवैलिडेशन लेवल के अंदर 50% के ऊपर कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर 30 मिनट में। फिर देखने के बाद हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड को देख रहे हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम के इसके नीचे जाएंगे, लोअर टाइम में जाके एंट्री करेंगे। तो ये वाला टाइम फ्रेम अगेन यहाँ पे डिस्कस किया था हमने रिफाइनमेंट पे। हायर टाइम फ्रेम एक 1 स्टेप लोअर जाके, जैसे वीकली का टाइम फ्रेम है, वीकली का टाइम फ्रेमवर्क है, तो वीकली का हाई और लो कौन कंफर्म करेगा? डेली कंफर्म करेगा। डेली का फिर फ्रेमवर्क है, तो डेली का हाई और लो कौन कंफर्म करेगा? 4 आवर कंफर्म करेगा। 4 आवर का इंटरनल टू एक्सटर्नल देख रहे हैं, फ्रेमवर्क देख रहे हैं, तो इसका हाई और लो कौन कंफर्म करेगा? आवरली और 30 मिनट। तो मतलब यहाँ पे सब फ्रैक्टल फ्रैक्टल है सारे। तो ये है, इसलिए तो इसका मॉडल यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है, ताकि यूनिवर्सल हर टाइम फ्रेम में इसको सिमिलर चीज को हायर टाइम फ्रेम में अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर चीज को हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके अप्लाई करेंगे, फिर एंट्री के तरह एंट्री तक उसको अप्लाई करेंगे। तो स्विंग और एक चीज, स्विंग पॉइंट हम लोएस्ट टू लोएस्ट आवरली और 30 मिनट तक देखेंगे। 30 मिनट के नीचे, जैसे यहाँ पे 30 मिनट के नीचे क्या है? 5 मिनट और 3 मिनट। हम 5 मिनट और 3 मिनट में जाके स्विंग पॉइंट देखना शुरू नहीं करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है वो। तो इसलिए हम वीकली, डेली, आवरली और 30 मिनट तक ही स्विंग पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसके नीचे स्विंग पॉइंट नहीं देखेंगे, क्योंकि एंट्री देखेंगे वहां से। होपफुली ये वाला एडिंग टाइम फ्रेम एलिमेंट समझ आ गया, आया होगा।
देन आता है यूनिवर्सल सीक्वेंस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्री। दिस इज द बेसिकली ये हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट 3 मिनट में, वहां पे क्या फॉर्मूला क्या देखना चाहते हैं हम, आगे हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन के लिए हम क्या देखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे, सी एस सी आई एस डी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हम वी सेप को देखेंगे, वी सेप सी आई एस डी देखेंगे। कोई भी लेट्स से आवरली और 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, यहाँ से हम एंट्री जब देखेंगे तो वहां पे भी सिर्फ सी एस आई डी अगर नहीं होगा, भी सिर्फ का मतलब क्या मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, भी सिर्फ का सी एस आई डी अगर नहीं होगा तो वो जस्ट पैटर्न है, वो एक सी टू क्लोजर है, सी टू क्लोजर है करेक्ट, बट वो पैटर्न है, वो वैलिड सी टू क्लोजर नहीं है, वो उसका फेलियर चांसेस ज्यादा है। मतलब वैसे काम करने को तो वो काम कर सकता है, बट हमें तो हम प्रोबेबिलिटी में प्ले कर रहे हैं ना, हम देखेंगे कि हमारे तरफ लॉन्ग टर्म में क्या हमारे तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। तो हम ये देखेंगे बी सेप्ड सी ए साइड, हम ओनली पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे, ओनली सी टू है, ओनली पैटर्न। उसको कौन कंफर्म करता है, सी टू को, सी टू क्लोजर को कंफर्म करता है बी सेप सी एस सी आई एस डी। बी सेप का मतलब ये है कुछ लेथर्जिक मूव ना हो, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस अगर मूव करे तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अच्छा अच्छा वाला डिस्प्लेसमेंट, जहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसलिए फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। तो हम ये देखना पसंद करेंगे कि मार्केट इसका ऊपर हायर टाइम फ्रेम को टैप करके फेयर वैल्यू गैप के साथ एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दे, तो उसको मानेंगे कि ये वाला चीज आवरली या 30 मिनट का स्विंग पॉइंट को कंफर्म कर रहा है। अगर नहीं है तो हम फिर इग्नोर करेंगे, हम नहीं देखेंगे उसको। तो हाँ, ये वाला है रिवर्सल सिग्नेचर। फेयर वैल्यू गैप है, हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से एंट्री देखने देखने के लिए देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप से एंट्री देख सकते हैं, या फेयर वैल्यू गैप में ये थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, रिस्की तो नहीं बोलूंगा मैं, हर ट्रेड में रिस्क होता है इन्वॉल्व, ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, और ये थोड़ा, ये टेक्स्ट बुक है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप को आए, जैसे भी सेफ सी एस सी आई एच डी बना, फिर उसी फेयर वैल्यू का प्राइस फिर से आए और एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए, और ये ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेंगे। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से कॉन्वेंस सिनेरियो होता है। फिर देखते हैं अभी की लेवल कंफर्मेशन, यहाँ पे जैसे एंट्री क्या बात हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये सिमिलर चीज यहाँ पे मैंने किया है, जैसे हायर टाइम फ्रेम या ओ एच वन या 30 मिनट टाइम फ्रेम में रिलेवेंट लेवल मतलब वही हायर टाइम फ्रेम का IRL, इसको हम रिलेवेंट लेवल बोलते हैं, कि जहां से हम रैंडमली तो हम इसको नहीं देखेंगे ना, हम एक हायर टाइम फ्रेम की पॉइंट को कंफर्म करेंगे, की पॉइंट से ही देखेंगे, तो इसको रिलेवेंट लेवल बोलते हैं। तो हम रिलेवेंट लेवल से मार्क किए रेंज, फिर रेंज के अंदर 5 मिनट 3 मिनट में जाके सी एस आई डी देखे, वो भी सेड, भी सेड सी एस आई डी, सी आई एस डी, यार मैं सी आई एस डी को सी एस आई डी में खुद इधर उधर बोलता हूँ इसको हमेशा। तो फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बना, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एसएल प्लेस करके लॉन्ग ट्रेड, या और एक बार हो सकता है कि आप यहाँ पे एक फिब ड्रॉ करो रेंज के अंदर, 50% या ओटी 0.62 ओटी में एंट्री ले सकते हो, फिर वहाँ पे ये है कि ट्रेड मिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रेड मिस भी हो सकता है। ये कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन एंट्री ये होता है। देन आता है द यूनिवर्सल एस एम टी फील्ड, ये वाला, दीज आर द ट्रेड्स को हम एंट्री से पहले हमें उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस होता है। एस एम टी एक कन्फ्लुएंस है, एस एम टी हमें एंट्री
के लिए कॉन्फ्लुएंस देता है, ये कोई बायस नहीं देता, बायस के तरफ हम एसएमटी को देते हैं ताकि एडेड कॉन्फ्लुएंस हो। तो इसमें एसएमटी एक कॉन्फ्लुएंस है, एसएमटी फील्ड एक कॉन्फ्लुएंस है। पीएसपी गैप कंफर्मेशन, पीएसपी मतलब पता होगा सबको, पीएसपी प्रिसिशन स्विंग पॉइंट, मतलब एक एसेट में अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके कोरिलेटेड एसेट में वो बेरिश कैंडल बनाएगा, इसको एसएमटी बोलते हैं। फिर यूनिवर्सल सीक्वेंस टू स्टेज पीएसपी गैप कंफर्मेशन, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। टू स्टेज पीएसपी, टू स्टेज एसएमटी में बता देता हूँ क्या होता है। लेट्स से कोरिलेटेड एसेट में कोई पेयर ऐसे जाके ऐसे मूव करता है, और उसका कोरिलेटेड पेयर ऐसे गया, नहीं ब्रेक कर पाया हाई को, फिर इसका हाई को ब्रेक करके फिर नीचे गया, ये वाला हुआ फास्ट एसएमटी, ये वाला हुआ सेकंड एसएमटी। इसको बोलते हैं टू स्टेज एसएमटी। ओके, मतलब एक के बाद एक दो एसएमटी जब होता है तो टू स्टेज एसएमटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। यूनिवर्सल एसएमटी फील्ड यहाँ पे, जैसे ये वाला सारे टाइम फ्रेम में लागू होता है, ये वाला हम 5 मिनट या 3 मिनट एंट्री को जाने से पहले उसके हायर टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें फॉलो करता है। तो देखें तो ये दो कोरिलेटेड एसेट है हमारे पास, एक में एसएमटी बना हायर हाइज, और ये लोअर हाइज बना यहाँ पे एसएमटी, फिर एसएमटी के बनाने के बाद गैप बना। ये वाला गैप हमारा की लेवल है, यहाँ पे हमारा गैप के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे अगर एसएमटी देता है, मार्केट अगर यहाँ पे एसएमटी देता है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है चीज़ों पे। पर इसको थोड़ा नोट में हम फॉलो करें। यस, ये यहाँ पे ऐसा है, कोई भी अगर रिवर्सल को ट्रेड करने से पहले हम हमेशा टू स्टेज एसएमटी को देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। रिवर्सल वैसे भी लो प्रोबेबिलिटी रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं कब मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो इसके लिए हमें टू स्टेज एसएमटी ढूंढते हैं, ताकि टू स्टेज में ज़्यादा हमारे फेवर में ज़्यादा ट्रेड को बना देता है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। जब टू स्टेज से हम रिवर्सल तो हमेशा देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यू करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाके हायर टाइम फ्रेम को आईआरएल से रिवर्स तो करना पड़ेगा, तो वहां से हम टू स्टेज में देखते हैं। बट कंटिन्यूएशन ट्रेड अगर हम ले रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन ट्रेड में हम टू स्टेज देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे अगर एक एसएमटी होगा तब भी एनफ है, क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेड वैसे भी हाई प्रोबेबिलिटी होता है, तो वन स्टेज वहां पे वन एक एसएमटी चल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे टू स्टेज एसएम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाला फास्ट एसएमटी है, यहाँ पे सेकंड में जाके यहाँ पे टू स्टेज एसएमटी फील हुआ, ये हुआ फास्ट एसएमटी, ये हुआ सेकंड एसएमटी, गैप से फील हुआ, तो फिर प्राइस नीचे आने लगा। इसको टू स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट एसएमटी यहाँ पे, सेकंड एसएमटी यहाँ पे, और हम जैसे डिस्कस किए ऐसे करके, या ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे ऐसे होगा, तो मतलब एक के बाद एक एसएमटी आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये जब एसएमटी बनाता है फिर उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम को जाते हैं एंट्री के लिए। फिर पीएस पे गैप कंफर्मेशन, ये वाला और ज्यादा इंक्रीज, जितना भी हमारा कॉन्फिडेंसेस हमारी तरफ आड़ होते जाएंगे, उतना कॉन्फिडेंस इतना प्रोबेबिलिटी हमारी तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे एसएमटी बना, फिर गैप है, एसएमटी के बाद गैप, फिर हम देख रहे हैं कि गैप के अंदर क्या है।
गैप के अंदर ये वाला डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक गैप को टैप किया और एक को गैप के अंदर नहीं आ पाया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में गैप के अंदर प्राइस आ रहा है, बट यहाँ पे एक पीएसपी कैंडल बना रहा है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है और यहाँ पे बियरिश कैंडल बना है। इसको वो बोलते हैं पीएसपी गैप कंफर्मेशन। पीएसपी एक एसएमटी है, तो ये वाला कंफर्म करता है कि एसएमटी बन चुका है, सेकंड एसएमटी बन चुका है, तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं अभी। तो फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके एसएमटी के साथ हम सीएसआईडी भी देख सकते हैं। बी सेप सीएसआईडी देखेंगे, फिर वहाँ पे एंट्री के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। देन आता है टू स्टेज पीएसपी गैप कंफर्मेशन। ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंसेस ऐड होते हैं। जैसे फास्ट एसएमटी हुआ, गैप हुआ, एसएमटी, गैप, देन पीएसपी हुआ, देन फिर से पीएसपी के बाद फिर पीएसपी तो वैसे भी एक की लेवल होता है, पीएसपी वैसे भी एक एसएमटी होता है, और उसके हाई को ब्रेक करके फिर से उसी गैप से अगर प्राइस रिएक्ट करता है, और ये पीएसपी कैंडल का हाई को यहाँ पे ले नहीं पाता है, बट यहाँ पे पीएसपी कैंडल का हाई को लिया है, तो इसको बोलते हैं टू स्टेज पीएसपी। ये वाला और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है उसका पिछले कंडीशन ओनली पीएसपी से। सिमिलरली जैसे एक एक कॉन्फ्रेंसेस ऐड होते जाएंगे, उतना हमारा हाई प्रोबेबिलिटी हमारा बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हम किसको फिर फॉलो करेंगे। हमें अगर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें जो भी पहले दिखेगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर अगर हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे पास ज़्यादा से एक एक कर कॉन्फिडेंस ऐड होते जाते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा है। हम उसी तरह रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैक्सिमम रिस्क से ज़्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम रिस्क से कम ही लेना है हमेशा। ओके, देन आता है टू स्टेज पीएसपी एसएमटी फिल। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, बट ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो एसएमटी बना ऊपर, फिर गैप बना, एसएमटी गैप ये फिक्स्ड है, एसएमटी बना, गैप बना, गैप जो बना वो एक पीएसपी कैंडल के साथ गैप बना। मतलब ये वाला एक पीएसपी कैंडल है, ठीक है, और ये पीएसपी कैंडल ने ही गैप बनाया है। हम वैसे भी देखते हैं कि पीएसपी कैंडल एक की पॉइंट होता है, और की पॉइंट होता है तो हमारा उसका हाई और लो ब्रेक करने का, हाई और लो जब भी ब्रेक होता है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस वही किया है, प्राइस ने इसका हाई को ब्रेक किया, और यहाँ पे प्राइस इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये एक एसएमटी है। तो एसएमटी फील का मतलब ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया जब भी ब्रेक किया प्राइस ने, और फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रैप किया, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रैप नहीं कर पाया, तो इसको एसएमटी फील बोलते हैं। तो ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन है। फिर जब ये ऊपर जाके इसको हाई का जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाएगा, फिर ये वाला हमारे की लेवल के अंदर आ गया, फिर हम जाके इसके नीचे का टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए देख सकते हैं। फिर आता है एसेट सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ तक तो ओ, ये हुआ हमारा, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे वो वाला यहाँ पे एंड हुआ। अब अभी देखेंगे कि स्ट्रेंथ स्विच देखेंगे। स्ट्रेंथ स्विच क्या हेल्प करेगा हमें, स्ट्रेंथ स्विच हमें ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगा कि हम कौन सी पेयर में एंट्री करेंगे। पेयर भी तो दो कोरिलेटेड एसेट है, तो हमें एक ही में तो ट्रेड लेना है, दोनों का हम ट्रेड कर सकते हैं, बट लेट से एक में एंट्री छूट जाता है तो दूसरे एसेट में हम एंट्री देखेंगे। तो ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ स्विच क्या होता है। ये वाला लास्ट है, फिर यूनिवर्सल सीक्वेंस, ये वाला पुटिंग ऑल टुगेदर, ये वाला देखते हैं स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ स्विच क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे फास्ट एसएमटी बना, करेक्ट, जो ये वाला हायर हाइज बना रहा है और ये वाला हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयर कौन सा है, मतलब बियरिश डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग पेयर कौन सा है, ये है।
ये ज्यादा वीक है, ज्यादा वीक है, इसीलिए तो प्राइस इसका हाई नहीं ले पा रहा ना। तो जो पेयर उसके अपने डायरेक्शन में स्ट्रांग हो वो अपना ड्रॉन लिक्विडिटी जल्दी अचीव करेगा। करेक्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ये ज्यादा बियरिश है तो इसका ड्रॉन लिक्विडिटी अगर नीचे होगा तो ये पहले जल्दी अचीव करेगा उसको। बट जो पेयर थोड़ा उतना कम वीक होगा, मतलब इसको लीडिंग एसेट बोलते हैं, इसको लीडिंग एसेट और इसको लैगिंग एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये लीड कर रहा है अपने डायरेक्शन में, इसको ये खुद को लीड कर रहा है और ये अपने डायरेक्शन में लैग कर रहा है। तो लीडिंग एसेट, ये लीडिंग एसेट है, ये लैगिंग एसेट है। तो लैगिंग एसेट हम पहले तो हम ट्राई करेंगे जब भी गैप बनाएगा, गैप के अंदर एसएमटी दिया जो भी हम पहले देखें, फिर एसएमटी देने के बाद हम तो पहले तो ट्राई करेंगे कि लीडिंग एसेट को ट्रेड करने के लिए, अगर लेट्स से लीडिंग एसेट में जॉन लिक्विडिटी अचीव हो चुका है तो हम फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लैगिंग एसेट को ट्रेड करेंगे। बट उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, हम ये देखेंगे जब मार्केट लीडिंग एसेट में ड्रॉन लिक्विडिटी को टैप कर लिया वहां पे फेल टू मैनिपुलेट करे। मतलब मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है वहां पे टैप करके प्राइस ऊपर भाग जाए। और मैनिपुलेशन हमेशा सबको पता है कि मैनिपुलेशन हमेशा फास्ट होता है, मैनिपुलेशन कभी धीरे 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 करके नहीं होता, मैनिपुलेशन हमेशा फास्ट होता है। तो हम फास्ट को किस में देखते हैं, हम फास्ट किसी भी अगर फास्ट कुछ मूव कर रहे हैं हम क्या देखते हैं, फास्ट मूवमेंट को हम देखते हैं भी सेव्ड सी आई एस डी को देखता है। लेट्स से यहाँ पे उसके वन टाइम टाइम के नीचे पे मार्केट फटाक से रिवर्स करके फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट रिवर्स कर रहा है और एक CSID दे रहा है, CISD दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है इसको। अगर बट अगर मार्केट ये सब होल्ड कर रहा है प्राइस, लिक्विडिटी लिया, ड्रॉन लिक्विडिटी लिया लीडिंग एसेट में, फिर प्राइस होल्ड कर रहा है मतलब कंसोलिडेट कर रहा है वहां पे, मैनिपुलेट करके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब फेल टू मैनिपुलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस लीडिंग एसेट में प्राइस होल्ड कर रहा है वहां पे, मतलब ये चांस दे रहा है लैगिंग एसेट को कि वो भी ड्रॉन लिक्विडिटी को पहुंचे। यहाँ पे भी और एक चीज को देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि जो कि मैं अपने मेंटर से पढ़ा है, वहाँ पे एक यूजुअली क्या होता है, लेट्स से ये लीडिंग एसेट होता है, इंस्टीट्यूशन पैसा यहाँ पे ज्यादा लगाते हैं, तो ये वाला जो ड्रॉन लिक्विडिटी को पहुंच जाता है तो इंस्टीट्यूशन पे मनी को मूव करता है, मनी, कुछ इंस्टीट्यूशन मनी को यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं ताकि इसको ड्रॉन लिक्विडिटी को पहुंचाए और यहाँ से प्रॉफिट बनाए। तो और सारे अगर मान इंस्टीट्यूशन मूव करेंगे तो ये तो मैनिपुलेट दे देगा, मैनिपुलेट कर देगा, तो इसलिए कुछ पैसा तो ये एटलीस्ट एक थ्योरी है, बट ये होता है कि नहीं होता है नहीं पता, बट मैंने पढ़ा था तो बता दिया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्राइस फेल टू मैनिपुलेट कर रहा है और यहाँ पे प्राइस को होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे लेट्स से यहाँ पे लिक्विडिटी लिया तो यहाँ पे एक एसएमटी बना रहा है, ठीक है, बुलिस के तरफ एसएमटी बना रहा है। और बुलिस की तरफ एसएमटी हमारा कंफर्म, का भी एसएमटी बनने के बाद हम एसएमटी देखने के बाद हम क्या देखते हैं, C2 क्लोजर देखते हैं। और C2 क्लोजर कब वैलिडेट होता है, भी सेव्ड CISD से C2 क्लोजर वैलिडेट होता है। यहाँ पे शार्प मैनिपुलेशन नहीं दे रहा है, मतलब मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये मतलब क्या, ये एसएमटी, ये वाला एसएमटी को ब्रेक कर रहा है, एसएमटी ब्रेक के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। और एसएमटी ब्रेक में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, एसएमटी ब्रेक के तरफ, जैसे कोई भी ब्रेकआउट फेल्यूर में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, उसी तरह एसएमटी फेल भी जब आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है एसएमटी फेल्यूर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एसएमटी फेल हुआ, फेल होगा, यहाँ पे हम एसएमटी यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट हमारे पास क्या दे रहा है, मार्केट हमें
मार्केट SMT दे रहा है तो हम फिर लोअर टाइम फ्रेम जाके एंट्री की तरफ देखेंगे। यहाँ पे और एक चीज अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने वो ये वाला ड्राइंग बहुत अच्छे से भी ड्राइंग ड्रॉ किया गया है। ये वाला लीडिंग एसेट था, लीडिंग एसेट इसका हाई को ले लिया, करेक्ट, और लैगिंग एसेट हाई को ले नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये क्या क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये लैग है, बट इसका स्ट्रेंथ अभी बियर्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तो ये इसका हाई को नहीं ले पा रहा। बट ये वाला लीडिंग एसेट है, यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडिटी को रीच कर चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट भी दे सकता है। एक चीज, एक फेज ऑफ प्राइस में जब मेरा अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे पता, एक चीज कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेट्स से कोई प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस नीचे से आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन आपको देखोगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी होता है, करेक्ट, कंसोलिडेट होके फिर प्राइस मूव करता है, या इसको मैनिपुलेट करके फिर से मूव करता है। तो मतलब कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट दोनों सिमिलर होते हैं, तो इसलिए तो बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट ट्रेड को ट्रेड करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, वो बहुत एसएल लेता है, इसलिए रिट्रेसमेंट को हम अवॉइड करते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट सिमिलर सा होता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, तो रिट्रेस कर रहा है, ये फिर एक्सपांड कर सकता है, या थोड़ा सा एक्सपांड करे, बट ये वाला बहुत अच्छा एक्सपांड करे। और ये तो इसी सिनेरियो में अगर ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव हो चुका है तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इससे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रेंथ बियर्स की तरफ स्विच हो रहा है। तो होपफुली समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बस इतना था। थोड़ा हम अगर भाई सबको एक साथ पुट करें तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम हम एक फ्रेमवर्क देख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में। हम हायर टाइम फ्रेम में फ्रेमवर्क देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेमवर्क, सेकंड पॉइंट है स्विंग। बिना स्विंग को के बिना स्विंग बना के मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। स्विंग नहीं, बिना स्विंग बना के कैसे मार्केट मूव करेगा? आप बोलोगे हाई टाइम फ्रेम में स्विंग बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बट एक टाइम फ्रेम लोअर में तो स्विंग बनाएगा वो, लोअर में स्विंग बना के तो फिर वो मूव करेगा उसको डायरेक्शन में। तो फ्रेमवर्क हायर टाइम फ्रेम, ERL टू IRL और IRL टू ERL। फिर वन टाइम फ्रेम लोअर में रिफाइनमेंट टाइम फ्रेम में हम रिफाइनमेंट टाइम फ्रेम में जाके हम स्विंग पॉइंट देख रहे हैं, फिर हम इनवैलिडेशन पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम एंट्री कर रहे हैं। ये चार चीजें हैं, कोई भी सेटअप का यही चार चीजें होते हैं। हम पहले देखते हैं कोई भी अगर XYZ जो भी सेटअप, कोई भी सेटअप में हम क्या देखते हैं, बेसिकली फर्स्ट हमें एक रोड चाहिए, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जो कि इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। सेकंड को हमें चाहिए कि हम, रोड तो हमें पता चल गया, A टू B मार्केट जाएगा, बट कब जाएगा, क्या है उसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो है स्विंग पॉइंट। हमें देखेंगे स्विंग पॉइंट कब बनाएगा, स्विंग पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट है, अच्छा पता चल गया कब मार्केट जाएगा, कहाँ से हमें देखना है, फिर हमें देखना है फिर ये वाला फेल कब हो सकता है, कब हमें देखना बंद करना है, कब हमें ये केयरफुल हो जाना है कि मार्केट शायद रिवर्स कर सके, शायद शायद फेल्योर दे दे, तो ये कब देखना है, तो इसको इनवैलिडेशन, वैलिडेशन पता चल गया। फिर हम फोर में क्या देखेंगे कि एंट्री कैसे करना है, एंट्री तो देखेंगे, एंट्री विथ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ आएगा फिर हम एंट्री करेंगे। तो ये सेम चीज है, ये हायर टाइम फ्रेम है। हम हायर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देख रहे हैं, रिवर्सल हमेशा टू स्टेज में, अगर रिवर्सल देखेंगे तो टू स्टेज, अगर रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यूशन है, तो वन स्टेज इज इनफ। तो हम देख रहे हैं ERL टू IRL, फिर C2 क्लोजर, C2 स्विंग पॉइंट क्लोजर, फिर इनवैलिडेशन लेवल, फिर इसके यहाँ पे अंदर एक टाइम फ्रेम डिफाइन करके फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं। एक टाइम फ्रेम को लोग फिर फेयर वैल्यू के अंदर हम देख रहे हैं, यूनिवर्सल मॉडल है, सिमिलर सिचुएशन को हर टाइम फ्रेम में, सिमिलर मॉडल हम हर हर टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे। फिर हम देख रहे हैं
कि यहाँ पे SMT PSP जो भी कंडीशंस हमारे बन रहे हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस जो भी हमारी तरफ आ रहे हैं उसको देखेंगे। फिर इसके नीचे के टाइम फ्रेम में जाके वी सब CISD मस्ट एंट्री के लिए वी सब CISD फिर वो भी बना के फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो ये है यूनिवर्सल मॉडल। बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट से थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मे भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। बट पॉसिबल है और बहुत अच्छा मॉडल है ये एक, क्योंकि बहुत मेजर मेजर मार्केट जैसे वर्क करता है सारे चीज़ कवर होते हैं इस मॉडल में। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। वैसे मैं एक एक करके जैसे फेजर प्राइस हो गया, लो और हाई वो वाला प्रोफाइलिंग के ऊपर 4 आवर प्रोफाइलिंग, ये सब के ऊपर एक एक करके मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो बनाऊंगा। मैं अंडरस्टैंडिंग वीडियो क्यों बोल रहा हूँ कि मैं खुद क्या समझाऊं, मैं खुद क्या यूज करता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या समझा। वीडियोस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियो आप देखोगे तो पता चल जाएगा, बट मैं अपना व्यूज देना चाहता हूँ। मैं खुद खुद को अगर मुझे ये पढ़ाना होगा तो मैं क्या खुद को बताऊंगा, मैं कैसे समझूंगा समझाऊंगा मैं खुद को। तो वो अंडरस्टैंडिंग वीडियोस मैं बनाऊंगा। और बस अच्छा अच्छा मॉडल है बहुत। तो हमें ये वाला तो वैसे थ्योरी था। हम मैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसका एग्जांपल्स का वीडियो बनाऊंगा, एक इसके एग्जांपल्स के ऊपर। फिर बैक टेस्ट करेंगे एक एक करके, एक एक हफ्ता करके बैक टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कैसे होता है, कैसे रिजल्ट आता है, क्या होता है। वैसे मैं इसको तो बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा काम करता है। और उसका विन रेट भी अच्छा है, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा है। हमेशा रिस्क रिवार्ड पे ध्यान रखा करो, क्योंकि रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा रहेगा 3 आवर 2 आवर, टू तो मिनिमम है, या फिर टू तो मिनिमम है, 3 बहुत अच्छा है, 4 आवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट 4 आवर इतना होल्ड कर लेकिन पैसेंस नहीं रहता और मार्केट रिवर्स भी कर जाए तो 3 आर इज ए स्वीट पॉइंट, 2.5 to 3 आर इज ए स्वीट स्पॉट। और बहुत अच्छा मॉडल है। तो देखते हैं इसको, फिर एग्जांपल्स देखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में उसका एग्जांपल्स बनाऊंगा, एग्जांपल्स देखेंगे। चलो, ये कुछ नोट्स है, हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे इस पे। चलो, टेक केयर एवरीवन।